ठीक है। जय हिंद। आज है 23 मार्च और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, तो हम उन सभी सही अमर शहीदों को नमन करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके अंग कितने हैं और किन के पास वीटो पावर है और किन के पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर वाले लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उन सब के बारे में देखेंगे। और आखिर कौन सा कारण है जिसकी वजह से अभी तक जम्मू कश्मीर का समाधान नहीं हो पाया, जिससे कि पाकिस्तान और फिर भारत के बीच में पीओके को लेकर के अभी तक संघर्ष चल रहे हैं। तो आरंभ करते हैं। तो यूएनओ के बारे में अगर देखें तो इसकी जो स्थापना है वो स्थापना की 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में पड़ता है। उसके बाद इसके जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरस है, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इनमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 193 है, यानी कि यूएनओ में लगभग 193 देश शामिल है। 193 देशों में जो सबसे नवीनतम देश यानी जो सबसे लास्ट में शामिल होने वाला देश है वो है दक्षिण सूडान, जो कि 2011 में शामिल हुआ। यानी कि 2011 से पहले 192 देश थे, लेकिन 2011 के बाद दक्षिण सूडान जब शामिल हो गया तो वो हो गए 193। यूएनए को जो प्रथम महासचिव बने थे वे थे ट्रिग्वे ली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और उसके बाद इसमें देखें तो भाषाएं कौन कौन सी किन किन भाषाओं में बातें की जाती है यूएनओ में। तो जो संचालन भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, यानी कि यूएनओ के अंदर अगर किसी को बात करना है तो उनके पास क्या है, एक तो फ्रेंच है फिर दूसरा अंग्रेजी है। इन दोनों भाषाओं में संचालन की जाती है, जबकि मान्यता प्राप्त भाषाएं 6 है, जिसमें से अंग्रेजी है, फ्रांच है, स्पेनिश, चीनी, अरबी और फिर रूसी है। तो इन सभी भाषाओं के हिसाब से क्या इनमें बात करी जा सकती है, जिनमें से भारत की एक भी भाषा नहीं दिख रही है, हिंदी या फिर संस्कृत कोई दिख ना रहा है। तो मान्यता प्राप्त केवल 6 भाषाएं हैं। यूएनओ में अगर भारत का वर्तमान प्रमुख देखे तो यानी वर्तमान में जो यूएनओ में प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का कोई व्यक्ति है तो वो है पी हरीश। यानी कि अगर 193 देश शामिल है तो 193 देशों में से भारत भी शामिल है, और उस भारत में से जो व्यक्ति वहां पे यूएनओ में बैठा होगा वो बैठे होंगे पी हरीश, है ना। तो वहां का देख रेख करने वाले पी हरीश हो गए। 1993 में आठवें सत्र में महासभा के अध्यक्ष के रूप में विजया लक्ष्मी पंडित को अध्यक्ष बनाया गया था यूएनओ का। 193 जो केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला है जो यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनी थी। और ये विजया लक्ष्मी पंडित कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू की बहन है। यूएनओ के अगर अंग की बात करें तो यूएनओ को 6 अंग है: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद चौथे नंबर पे है न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, और 5वें नंबर पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और फिर 6वें नंबर पे है सचिवालय यानी कि सेक्रेटरिएट। ये 6वां वाला आपको दिख नहीं होगा, तो 6वां वाला यहाँ पर है सचिवालय। ठीक है, तो ये जो 6 अंग है इन सभी के बारे में बारी बारी देख लेते हैं। जो पहला है महासभा। महासभा के लोग क्या करते हैं, तो महासभा में जितने भी देश हैं यानी कि 193 देश, सभी लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर के विचार करेंगे, निर्णय करेंगे कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, किसी देश को शामिल करना है या फिर नहीं करना है। तो इन सब के ऊपर क्या हो जाए, क्या करेंगे, ये सब निर्णय करेंगे, बाद विचार होगा, बहस होगा। तो ये महासभा का काम है। सुरक्षा परिषद के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सब निर्णय करेंगे कि पूरे देश के अंदर शांति और फिर सुरक्षा बनाए रखना है, तो ये सुरक्षा परिषद का काम है। सुरक्षा परिषद के अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो 15 है, जिनमें से 5 देश है जो स्थायी है, पूरी तरह से वो हटने वाले नहीं है कभी। और जो 10 देश है वो जो 10 सदस्य है वो क्या है, अस्थायी, यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, यानी 2 साल के लिए अध्यक्ष बनेंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे 2 साल के बाद। लेकिन ये जो 5 है ये हमेशा के लिए स्थायी रहेंगे। इस 5 में अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है और फिर ये चीन है। ये कभी हटने वाले नहीं है। और यही जो स्थायी सदस्य हैं इन्हीं को मिला है वीटो पावर। इनके पास है वीटो पावर, वीटो शक्ति, यानी कि बड़े से बड़े जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है अगर ये चाहे तो उन्हें रोक सकते हैं, और अगर ये चाहे तो उनको क्या कर सकते हैं, आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो वीटो पावर इनके पास है।
उसके बाद तीसरे नंबर पे है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम क्या होता है, तो ये आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर क्या करते हैं, बहस करते हैं। मतलब आर्थिक को लेकर के कि कौन सा देश आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, उनके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। समाज में कौन सा तत्व सही है, कौन सा नहीं है, सामाजिक तत्व को लेकर के। पर्यावरणीय मुद्दों पे बात करेंगे कि कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, इन सब के ऊपर क्या करेंगे, ये परिषद क्या होगा, ये परिषद निर्णय लेगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है परिषद, न्यास परिषद। न्यास परिषद क्या करता है कि न्यास परिषद का संगठन इसलिए बनाया गया था, गठन इसलिए किया गया था ताकि जो देश उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद से क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब कोई अन्य देश किसी एक देश के ऊपर आक्रमण करता है, उसके केवल महत्वपूर्ण चीजों को, उसके केवल धन दौलत का उपयोग करने के लिए, तो उसे कहा जाता है उपनिवेश। जैसे भारत के ऊपर जब भारत को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो भारत के क्षेत्र को लेने के लिए नहीं, बल्कि भारत के धन दौलत को लूटने के लिए। इसलिए अंग्रेजों का भारत क्या था, उपनिवेश था। तो जितने भी देश उपनिवेश से यानी कि गुलामी से मुक्ति हो चुके हैं, मतलब गुलाम से अब आजाद हो चुके हैं, लेकिन आजादी के बाद भी अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते, उनके उनके लिए न्यास परिषद का गठन किया गया था। जैसे में क्या होता है कि एक गार्जियन है और गार्जियन का छोटा सा बच्चा है, अगर वो छोटा है तो वो तो चल फिर नहीं सकता, तो गार्जियन का उद्देश्य ये है कि वो छोटे बच्चों को पहले उनका पालन पोषण करने, उनसे उसे बड़ा करे, पढ़ा लिखा करके उसे अपने जब पैरों पर खड़ा कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। सेम वही काम होता है न्यास परिषद का, कि जब कोई देश गुलामी से आजाद हो जाता है, लेकिन आजादी के बाद वो अपने स्वशासन नहीं चला पाता, यानी कि स्वयं का शासन नहीं चला पाता है, तो न्यास परिषद का जो सदस्य होते हैं वे उनका सहयोग करते हैं। तब तक सहयोग करते हैं जब तक कि वो अपना शासन खुद न संभाल ले, और जब शासन संभालना शुरू करते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उन्हें, क्योंकि वो अपना काम करना शुरू कर दिया है। पलाऊ एक ऐसा देश है, सबसे अंतिम देश है, जिसे जो 1994 में आजाद हुआ, ये अंतिम देश था जो 1994 में आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद कोई ऐसा देश नहीं बचा जो स्वयं को शासन नहीं चला पाए, है ना। ये लास्ट था जो स्वयं का शासन नहीं चला पा रहा था, तो न्यास परिषद ने इसका सहयोग किया, और सहयोग करने के बाद जब ये अपना स्वयं का शासन चलाने लग गया, तो उसके बाद ये न्यास परिषद को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। उसके बाद से कोई देश मिला ही नहीं जो क्या होगी, बेबस हो या फिर अपना स्वयं का शासन नहीं चला सकता हो। तो 1994 के बाद इसे क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। बंद करने का मतलब ये है कि हटा नहीं दिया गया, ये है केवल कागजों में है, अभी तक इसे चालू नहीं किया। अगर हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई देश मिले तो इसे फिर से दोबारा से लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा पूछता है कि यूनिट कितने अंग है, तो 6 रहेंगे, ये रुका है, इसका मतलब ये नहीं कि हटा दिया गया, ये उसी में है अभी तक। उसके बाद जो पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून होते हैं उनका देख रेख करना। अगर दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो उनके बीच का क्या करना है, समाधान करना है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। ध्यान रहे कि यूएनओ के 6 अंग है, और 6 अंगों के जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, लेकिन 6 में से जो पांचवा है, इसका जो मुख्यालय है वो द हेग में है। बस इसी का मुख्यालय अलग है, बाकी सबका क्या है, न्यूयॉर्क ही है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश बने हैं भारत के, वो है बेनेगल रामाराव, और उसके बाद जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष है वो है नगेंद्र सिंह। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है। और उसके बाद जो 6वें नंबर पे आ जाता है वो आ जाता है सचिवालय। सचिवालय का काम होता है कि प्रतिदिन की कार्यों का देख रेख करना, यानी जो डेली बाय डेली कार्य होने वाले हैं उनका देख रेख करना, और इसका जो नेतृत्व करता है वो महासचिव करते हैं, जो कि कानून का मुख्य अधिकारी होता है। ये हो गया सभी अंग। उसके बाद अगर ध्यान दे तो एक टॉपिक और है कि यूएन वोमेन।
यूएन वुमेन, ये भी यूएन का एक संस्था ही है, यूएन का एक संस्था ही है। इसका जो स्थापना है वो 2010 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका जो मुख्य कार्य ये है कि जितनी भी लड़कियां और महिलाएं हैं उनको समाज की दृष्टि से बराबरी का अधिकार देना और सभी के लिए क्या होता है कि सीटें नियुक्त करना होता है। इसी को देख करके भारत में भी एक संस्था का निर्माण किया गया जिसे यूएन वुमेन भारत संस्था के नाम से जाना जाता है। इसका जो कार्यालय है वो दिल्ली में है। इसमें जो देशों की संख्या है वो 4 देश है, जिसमें से भारत, भूटान, श्रीलंका और फिर मालदीव है। ये सब मिल करके कार्य करते हैं ताकि सभी महिलाओं और लड़कियों को समानता का अधिकार दिया जा सके, ताकि ये सब बराबरी के हकदार जो हक है इनको मिल सके। तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।